अच्छा, तो स्टूडेंट दूसरा हम अभी बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र की, कि ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र जो होता है, बेसिकली ट्रांसफ़र की जब हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र प्रोसेस इन हॉस्पिटल क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस टू मूव द पेशेंट विद इन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, इसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पे ये है, मतलब विद इन हॉस्पिटल ये ट्रांसफ़र है। अगर द हॉस्पिटल या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो इसको हम रिफ़र कह सकते हैं। लेकिन ये जो रिफ़र वर्ड है ये भी ट्रांसफ़र में ही आता है, ये मेक श्योर करें। सही है, तो ये इसी में आता है, ट्रांसफ़र में आता है। तो मेक श्योर करें कि जब हम पेशेंट को विद इन हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर हम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल करते हैं, रिफ़र भी कर सकते हैं, जहाँ पे रिफ़र नहीं हो तो उसको फिर आप ये मेक श्योर करें कि उसको हम, क्योंकि रिफ़र करना ये भी ट्रांसफ़र में ही आता है, तो इस वजह से इसको हम ट्रांसफ़र भी लगा सकते हैं अगर जहाँ पे रिफ़र मेंशन ना हो एमसीक्यूज़ के लिए। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफरिंग। लेट्स सपोज, ये कुछ एग्जांपल है कि किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। पेशेंट मूव फ्रॉम इमरजेंसी टू हॉस्पिटल वार्ड। इमरजेंसी टू हॉस्पिटल वार्ड, जो हॉस्पिटल वार्ड है इमरजेंसी से हम हॉस्पिटल वार्ड में लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्ट है, एक इमरजेंसी डिपार्ट है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल में वार्ड में लेके जाना। दूसरा आईसीयू टू जनरल वार्ड, आईसीयू से जनरल वार्ड में लेके आना। सही है, फिर हमारे पास वन टू अनदर रूम या दूसरे रूम में। तो ये हमारे पास देखो, ये तीन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र के एग्जाम्पल है। सही है, तो रिफ़र मैंने कहा था कि वो अलग चीज़ है, लेकिन ये पार्ट है ट्रांसफ़र का, तो इस वजह से थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सही है, पेशेंट की लेट सपोज अगर पेशेंट हमारे पास जो है उसकी कंडीशन क्रिटिकल है तो उसको हम आईसीयू में मूव करते हैं। सही, इमरजेंसी से, ठीक है। तो ये एज़ पर देयर नीड्स जो होती है, या एज़ पर देयर डायग्नोस, या एज़ पर देयर ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। सही, आईसीयू से मतलब अगर हम बात करें कि पेशेंट आईसीयू में चला गया, आईसीयू में जब उसकी पेशेंट कंडीशन अच्छी हो जाती है तो वो फिर हमारे पास कहाँ आ जाता है, हमारे पास एचडीयू में आ जाता है, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है, ठीक है। और आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। तो उसके बाद जब उसकी कंडीशन और बेहतर होती है, स्टेबल होता है, तो फिर वो वार्ड में आ जाता है। सही है, तो ये सारा जो है ये क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांसफरिंग होता है, और ये विद इन हॉस्पिटल होता है। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, स्टूडेंट ट्रांसफ़र प्रोसीजर इन हॉस्पिटल, क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस है ट्रांसफरिंग का। तो पेशेंट में बी ट्रांसफ़र विद इन द हॉस्पिटल विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन सर्व ऑफ रीजन्स। कुछ रीजन्स है, उस रीजन्स के बेस पे, जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। समटाइम्स द ट्रांसफ़र इज़ मेड बाय द पेशेंट रिक्वेस्ट। एक तो पेशेंट के रिक्वेस्ट पे भी होता है, जैसे कि लेट सपोज अगर पेशेंट कहते हैं कि मुझे प्राइवेट रूम चाहिए, सही है, तो उसको फिर एक हमारे पास सेमी प्राइवेट है होता है और एक प्राइवेट होता है। तो पेशेंट की जो रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। या हम ये देखते हैं कि हम मेडिकल स्टाफ रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं, सही है, तो फ्रॉम लेवल नर्सिंग केयर टू अनदर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। वही बात है, पेशेंट की कंडीशन अगर चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उनको उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। लेट सपोज अगर पेशेंट किसी वार्ड में है और सडनली उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्रिटिकल हो जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं आईसीयू में। डिपेंड करता है उनकी नीड्स पे, उनकी डायग्नोज पे, उनकी ट्रीटमेंट पे। सिंपल इज़ दैट। तो ये भी एक रीज़न है, सही है, कि मेडिकल स्टाफ रिक्वेस्ट और पेशेंट रिक्वेस्ट। तीसरा हमारे पास क्या है, अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि समटाइम द नर्सिंग स्टाफ विल ट्रांसफर अ पेशेंट क्लोजर टू द नर्सिंग स्टेशन वेयर द पेशेंट्स कंडीशन कैन बी सुपरवाइज मोर क्लोजली। सिंपल इज दैट। अब ये है कि पेशेंट जो है उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके वाइटल साइन चेक करना वन हार्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन हार्ली हम वार्ड में नहीं कर सकते, वार्ड में मोस्टली हम 4 हार्ली वाइटल चेक करते हैं। तो इस वजह से हमने क्या करना है, पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट करना है, ताकि वहाँ पे कार्डियक मोनीटर होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वन हार्ली क्लोजली हम जो है वाइटल मोनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि जिसकी वजह से भी हम पेशेंट को जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। दूसरा प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग। अब ट्रांसफरिंग क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, चेक द फिजिशियन ऑर्डर। देखो, जब भी आप कभी भी पेशेंट को
ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो भी एडमिशन कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो हर जगह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डॉक्टर के ऑर्डर चेक करने हैं। ये मेक श्योर करें कि डॉक्टर के ऑर्डर फर्स्ट है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि इन्फॉर्म पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द ट्रांसफ़र। अगर एडमिट करवा रहे, ट्रांसफ़र करवा रहे, डिस्चार्ज करवा रहे, तो पेशेंट को हमने या पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करना है। तो ये सब में इक्वल है, ये मेक श्योर करें एमसीक्यूज़ के लिए। कंप्लीटिंग अ ट्रांसफ़र समरी। तो ट्रांसफ़र समरी जो है वो देखना है कि किस वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द रिसीविंग यूनिट ऑफ द ट्रांसफ़र एंड व्हेन टू एक्सपेक्ट द पेशेंट टू ट्रांसफ़र। मतलब जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो जिस यूनिट में, सही है, तो उनको क्या करें, उनको थोड़ा सा नोटिफाई करें कि हम पेशेंट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि उनको पहले से मेक श्योर हो। तो उसके अकॉर्डिंगली वो पेशेंट की अगर नीड के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है उनको देखे। गेदर ऑल द पेशेंट बिलोंगिंग एंड द नेसेसरी केयर आइटम्स टू अकम्पनाई द पेशेंट। मतलब पेशेंट की जो भी बिलोंगिंग चीज़ें हैं, जो पेशेंट की ज़रूरी चीज़ें हैं, तो जितने भी आइटम्स हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, अपने साथ लेके जाना है। असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द पेशेंट यूजुअली बाय द स्ट्रेचर एंड व्हीलचेयर। आपने ये देखना है कि पेशेंट को असिस्ट करना है कि पेशेंट को हम किस चीज़ पे ट्रांसफ़र कर सके, व्हीलचेयर पे या हम स्ट्रेचर पे ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि हमने पेशेंट की सेफ्टी को भी मेक श्योर करना है, क्योंकि फॉल रिस्क भी हो सकता है। तो काइंडली मेक श्योर करें कि पेशेंट को असिस्ट करें, कि पेशेंट को इन चीज़ों की नीड तो नहीं है, असिस्टेंट की नीड तो नहीं है। मेक श्योर दैट द पेशेंट इज़ ड्रेस कवर। ये मेक श्योर करें कि पेशेंट का ड्रेस होना चाहिए, कवर होना चाहिए, सही ताकि वो फॉर इन्वायरमेंटल कंफर्ट हो, ताकि वो कंफर्ट फील करें इन्वायरमेंट में, क्योंकि उनको हम जब मूव कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा जो ड्रेस है या उसको कवर किया जा सकता है। मेक श्योर दैट द ऑल अप्रोप्रिएट पेशेंट केयर मेजर हैज़ बीन परफॉर्म। जितने भी मतलब पेशेंट केयर मेजरमेंट्स है, तो वो अब मेक श्योर करें कि उनको परफॉर्म करें। लेट सपोज अगर हम सक्शनिंग की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सही मेडिकेशन की, या एम्प्टिंग द कलेक्शन डिवाइस, कोई भी एम्प्टिंग कलेक्शन डिवाइस हो उसको एम्प्टी करना हो, सही है, तो जैसे कि यूरिन बैग आ गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं उनको हमने मेक श्योर करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट केयर में ये चीज़ें हम क्या करें, परफॉर्म करें। Simple is that. If oxygen is required, is a small transfer tank is usually used. अगर पेशेंट को लेट सपोज अगर ट्रांसफ़र के टाइम ऑक्सीजन की नीड हो, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में जो पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफरिंग के टाइम उसको मूव कर सकते हो, इसका पोर्टेबल, सही, तो उसको भी आप लेके जा सकते हो। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरा रिकॉर्ड कंडीशन ऑफ नर्स एज्यूमिंग केयर ऑफ द पेशेंट। मतलब जितने भी मेडिकल ऑर्डर है उसको थोड़ा आपने रिव्यू करना है, ताकि आप पेशेंट के केयर को जो है वो एज्यूम कर सको कि पेशेंट को किस केयर की नीड है। तो वो मेडिकल ऑर्डर से आपको पता चल जाता है कि मेडिकल ऑर्डर क्या है, डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किए, तो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को आप वो केयर प्रोवाइड करते हो। कंप्लीट एंड इंट्रा एजेंसी ट्रांसफ़र फ्रॉम। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि जो जिस यूनिट से हमने ट्रांसफ़र किया तो सारी चीज़ें कंप्लीट है या नहीं है, तो उसको भी देखना है। अच्छा, दूसरा एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द इक्विपमेंट पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर दैट आर डिफरेंट ऑन द न्यू यूनिट। आपने ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी है, बतानी है कि पेशेंट को कि न्यू यूनिट की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो है बहुत डिफरेंट होती है, उनकी पॉलिसीज़, उनके इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, क्योंकि हर यूनिट की अपनी सेटअप होता है। तो उस सेटअप के बारे में उनको बता दें कि इस तरह ये सेटअप है, उनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जैसे इमरजेंसी का अपना सेटअप होता है, वार्ड का अपना होता है, आईसीयू का अपना सेटअप होता है। अच्छा, डू पेशेंट टीचिंग रिगार्डिंग हिज हर इलनेस, डाइट लेवल ऑफ द एक्टिविटी नीड फॉर रेस्ट, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को अपने टीच करना है, उनकी इलनेस की, उनकी डाइट और उनकी नीड, रेस्ट, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, सब चीज़ों के बारे में। दूसरे के नर्स ऑन न्यू यूनिट विल आल्सो। अच्छा, पेशेंट कंडीशन अरेबल, मतलब ये सारी चीज़ें जो है नर्स ने क्या करनी है कि न्यू यूनिट के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब जब आप वहाँ पहुँचते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, पेशेंट को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बतानी होती है, उनको टीच करना होता है, सही है, कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका वहाँ का सेटअप क्या है, ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेशेंट ट्रांसफ़र। अब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बी श्योर दैट द पेशेंट एंड फैमिली इज़ इन्फॉर्म ऑफ द पेशेंट ट्रांसफ़र। मतलब उनको इन्फॉर्म होना चाहिए कि हम क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें आप पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट को बताओगे। डिसीजन शुड ऑलवेज बी मेड बाय द पर्सन हु आर गोइंग टू अफेक्टेड। डिसीजन वो करे जो मतलब जो फैमिली मेम्बर है, जिनको मतलब जो ये सारी चीज़ें देख रही है, तो उनको डिसीजन लेना है, ताकि जो जा रहे होते हैं मतलब अफेक्टेड हो रहे होते हैं सही बाद में, तो उनसे ही हम डिसीजन करवाते हैं, ताकि वो उनको अलाउ करें। अगर वो परमिशन दे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपल इज़ दैट। कम्युनिकेट विद द एजेंसी और यूनिट वेयर दी पेशेंट विल बी ट्रांसफ़र। हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे हमने इन्फॉर्म करना है। इसका रेशनल क्या है? इसका रेशनल ये है कि लेट सपोज़ अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड है, तो अगर हम पहले प्रायर उसको इन्फॉर्म करेंगे, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर है या जो भी चीज़ें हैं, या पेशेंट की कंडीशन जैसी भी, या कार्डियक मॉनिटर है, तो वो वहाँ पे उसको अरेंज करके देगा। मेक फोटोकॉपी ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड, ये आपने मेक श्योर करनी है, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है उससे कॉपी। प्रोवाइड द रिटर्न ट्रांसफ़र समरी, रिटर्न ट्रांसफ़र समरी भी लेके जानी है कि पेशेंट को क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। Personnel at the new facility may not have time to read the document through before the assuming the responsibility of patient care। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये आप देखिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को क्या करना है, आपने इससे पहले ये है कि पेशेंट केयर को देखे, तो उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं, तो पहले आपने क्या करना है, बिफोर एज्यूमिंग आपने पेशेंट केयर को देखना है कि पेशेंट केयर क्या है, तो इस चीज़ों पे फोकस करना होता है सही है। फिर उसके बाद आप पेशेंट की फ़ाइल और ये सारी चीज़ें बाद में देख सकते हो, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इन चीज़ों को देखें कि पेशेंट केयर क्या है, तो किस केयर की नीड है, तो वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट फोकस करें। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कि नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे है कलेक्ट ऑल द पेशेंट बिलोंगिंग, केयरलेसनेस कैन लीड टू लॉस ऑफ पेशेंट वैल्यूबल बिलोंगिंग एंड द काज द इनकन्वीनियंस। सिंपल इज़ दैट कि हमारे पास पेशेंट की जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको देखना है, ताकि उसकी मतलब केयरलेस में ना आए या उसकी लॉस ना हो जाए पेशेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो वैल्यूबल बिलोंगिंग है, तो उन चीज़ों को भी आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है जो पेशेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि हमारे पास लेट सपोज अगर हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया कि उसकी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपने क्या करना है, साथ लेके जाना है, कलेक्ट करना है, ताकि उसकी मतलब लॉस ना हो सके किसी भी किस्म की सही। दूसरा हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की मतलब ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करवानी है। ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि गिव द ट्रांसफर पर्सन अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड ऑन इन अ फोल्डर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो पेशेंट का जो फाइल होता है वो हम साथ लेके जाते हैं सही। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की फ़ाइल साथ हो, तो उसमें सारी चीज़ें होती है, प्रीवियस जो ट्रीटमेंट होता है या जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होता है, तो उसको भी हमने साथ लेके जाना होता है ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, जब हम पेशेंट को कर रहे होते हैं। ये नर्स की बेसिकली क्या होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज की, कि डिस्चार्ज हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि थर्ड टर्म है, तो इस 3 टर्म्स के हवाले से ही ये यूनिट है जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो हमारे पास अब जो हम बात करते हैं डिस्चार्ज की, तो बेसिकली डिस्चार्ज प्रोसेस इन हॉस्पिटल क्या होता है। डिस्चार्ज इज़ द टर्मिनेशन ऑफ केयर फ्रॉम द हेल्थ केयर एजेंसी। ये टर्मिनेशन ऑफ केयर है, यानी कि यहाँ पे केयर जो है इनफ हो जाती है और पेशेंट को फिर हम हॉस्पिटल से जो है वो क्या करते हैं, रिलीव करवाते हैं। अच्छा डिस्चार्ज इज़ द डिपार्चर ऑफ द पर्सन फ्रॉम हेल्थ केयर सेटिंग। मतलब सिंपल इज़ दैट कि डिपार्चर होता है कहाँ से, जो हेल्थ केयर सेटिंग होता है हॉस्पिटल होता है वहाँ से डिपार्चर होना या रिलीव करवाना। सिंपल व्हेन द पेशेंट हैव द हॉस्पिटल आफ्टर द ट्रीटमेंट, लीव हॉस्पिटल आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द हॉस्पिटल डिस्चार्ज। जो भी पेशेंट होता है आफ्टर ट्रीटमेंट, जब उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसको लीव किया जाता है सही, उसी को हम हॉस्पिटल डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द पेशेंट टू द लीव द हेल्थ केयर सेटिंग। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस किस तरह होता है कि इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, मतलब इसमें हर डिपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, जैसे कि लेबॉर्ट्री है या रेडियोलॉजी है,
फार्मेसी है। सी, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो इस वजह से इसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, दूसरा, एंड मेंटेन आ कम्युनिटी कंटिन्यूटी केयर, ताकि उसकी केयर को जो है उसको मेंटेन किया जाए, जो उसकी कंटिन्यूटी केयर है उसको भी मेंटेन करें। अच्छा, दूसरा, द की टू सक्सेसफुल डिस्चार्ज इज एंड द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द पेशेंट एंड केयर गिवर for both while the patient in the healthcare setting or the patient return to home। मतलब ये जो एक सक्सेसफुल जो डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे, जो जब हम एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं पेशेंट के साथ, उनकी फैमिली के साथ, जब वो एडमिट है और डिस्चार्ज होने तक, मतलब उसकी पेशेंट की रिटर्न टू होम, घर तक जाने तक जो कम्युनिकेशन होती है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सक्सेसफुल डिस्चार्ज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वो पेशेंट के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करना डिस्चार्ज के अकॉर्डिंगली, फिर जब उसको इन्फॉर्म करते हैं फिर उनकी मेडिकेशन, उनकी सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग कलेक्ट करना लेबॉर्ट्री से, फार्मेसी से, सही। तो वो सारी चीज़ें होती है, फाइनल होती है, फिर बाद में फाइनली हमने क्या करना है, हमने उनके लिए जो है यूसी होता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनके लिए फिर क्या करना, ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना, सही है। फिर उनके बारे में घर की जो मेडिसिन है उनको बताना, नेक्स्ट फॉलोअप के बारे में बताना। तो ईच एंड एवरीथिंग ये क्या है, ये एक्सचेंज इंफॉर्मेशन है जब तक पेशेंट घर तक ना जाए, तो इसी को कहते हैं कि इसी को सक्सेसफुल डिस्चार्ज कहते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा, अब ये समझना है कि एमसीक्यूज मोस्टली जो है इन्हीं चीज़ों में आती है कि जो टाइप ऑफ डिस्चार्ज है इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें। अच्छा, प्लेन डिस्चार्ज होता है, लामा होता है, और हमारे पास पेरोल होता है, एब्सकॉन्डिंग जो होता है ये होता है। कुछ टर्म्स हैं इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो प्लेन डिस्चार्ज होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह प्लेन एडमिशन होती है तो इस तरह प्लेन डिस्चार्ज भी होती है। प्लेन डिस्चार्ज इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीविंग पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर द ड्यू कंप्लीशन ऑफ द डिज़ायर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब जो भी पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, मतलब उसकी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिलीव करते हैं घर के लिए। तो उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये प्लेन डिस्चार्ज होता है, सही है। ताकि ये इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सही है। तो अब क्या करना है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्लेन डिस्चार्ज। जो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी ये ट्रीटमेंट बाकी है, जैसे कि इनकी ये मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी तो इनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट है, तो इसको फिर डिस्चार्ज करेंगे। वो अपने फाइल में जो है नोट कर देता है, लिख देता है, वो अपने ऑर्डर लिख देते हैं। तो इट्स मीन दैट कि ये प्लेन डिस्चार्ज है, इसको इसी टाइम पे डिस्चार्ज करना होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास लामा है। एक लामा होता है और एक डामा होता है। तो लामा और डामा जो है वो सेम है। जैसे कि लामा मतलब लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, और डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। तो सिंपल इज़ दैट कि दोनों सिंपल है, दोनों सेम है। तो इसको देख लेते हैं कि पेशेंट में आल्सो लीव द हॉस्पिटल ऑन द इट्स ऑन विश बट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस विच इज़ नॉन एज द लिफ्ट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। सिंपल इज़ दैट जिससे कि लेट सपोज पेशेंट को ये राइट्स होता है कि वो अपने विश पे जो है हॉस्पिटल से जा सकता है, हॉस्पिटल से लिव कर सकता है, लेकिन उसमें डॉक्टर की कोई एडवाइस नहीं होती। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, लामा कहते हैं, लिफ्ट अगेन द मेडिकल एडवाइस। सही, वो अपने ऑन पे जो है, अपने विश पे वो हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा पेरोल। पेरोल क्या होता है, इन द साइकोटिक हॉस्पिटल हु हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल कैन बी सेंट होम फॉर 2 to 3 days ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स। जैसे कि आपने देखा है कि जहाँ पे साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली उनको छुट्टी 3 दिन, 2-3 दिन के लिए ऑन दी रिलेटिव जो है उनकी रिक्वेस्ट पे उनको अगर 2-3 दिन तक छुट्टी देते हैं, छोड़ देते हैं, अलाउ करते हैं, तो उसको कहते हैं पेरोल। मतलब वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं हुआ, सिर्फ उनको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए उनको अलाउ किया गया है, क्योंकि पेशेंट जो रिलेटिव है उनके रिक्वेस्ट पे, तो उनको पेरोल कहते हैं। एब्सकॉन्डिंग जो होता है, अच्छा, तो ये क्या होता है, इफ़ द पेशेंट रन अवे फ्रॉम द वार्ड और हॉस्पिटल। देखा होगा ना, तो इसमें लामा है, डामा है, ना इसमें पेरोल है।
क्योंकि ये अदर टर्म है, इसमें पेशेंट खुद हॉस्पिटल से चला जाता है, किसी को पता भी नहीं होता। मतलब जैसे कि लेट सपोज हम ये कहते हैं जैसे कि पेशेंट ने हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म नहीं पहना होता है, तो फिर किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन है, और वो इसी तरह पेशेंट जो है हॉस्पिटल से निकल जाता है या भाग जाता है, ये वो टर्म कहलाता है। सिंपल इज़ दैट। सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास अब ये प्रोसीजर क्या होता है, जिस तरह कि मैंने बताया कि एडमिशन ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है, तो इस तरह डिस्चार्ज की भी प्रोसीजर है, जिसमें क्या करना है, चेक द ऑर्डर। ये फर्स्ट है कि ऑर्डर आपने चेक करने होते हैं। अच्छा, दूसरा चेक द ड्यू पेमेंट चेक करनी होती है कि इसकी पेमेंट हो चुकी है, सारी कंप्लीट है, बिलिंग डिपार्टमेंट देख रहा होता है। द नर्स शुड नॉट अलाउ द पेशेंट टू लीव बेड अनलेस डिस्चार्ज स्लिप इज़ ओवर दी टू द पेशेंट। जब तक डिस्चार्ज स्लिप नहीं होगा तब तक आपने क्या करना है, पेशेंट को अलाउ नहीं करना होता है हॉस्पिटल से। अच्छा, दूसरा, द रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीटेड बाय द डॉक्टर एंड नर्सेज। ऑल द इन्वेस्टिगेशन शुड बी अटैच्ड विद द डिस्चार्ज स्लिप। क्योंकि हम पेशेंट को रोक रहे होते हैं कि अब तक आप नहीं जा सकते जब तक आपकी मतलब ये है कि कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग में है, कोई मेडिकेशन जो है वो पेंडिंग में है, तो उनकी जो भी रिपोर्ट होती है वो हमें डिस्चार्ज समरी के साथ जो है वो स्लिप के साथ अटैच करनी होती है। सिंपल इज़ दैट। दूसरा है कि ऑल बिलोंगिंग एंड लिफ्ट ओवर द मेडिसन शुड बी रिटर्न टू द पेशेंट। जितनी भी मेडिसन है मतलब वो क्या करनी होती है, मोस्टली वो हमें रिटर्न करनी होती है। किसको? पेशेंट को। तो वो भी देखनी होती है कि उनकी जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट पे होती है, तो उनकी जो भी मेडिसिन है वो क्या करना है, वो भी देखना होता है कि जितनी भी मतलब उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या उनकी वैल्यूबल चीज़ें हैं या उनकी मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को रिफंड करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट की प्रॉपर्टी होती है। आस्क द पेशेंट टू ब्रिंग द डिस्चार्ज स्लिप व्हेन द कम फॉर द फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है कि जब आप दोबारा किसी अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं डॉक्टर के पास, तो उस फॉलोअप के बारे में हम बताते भी हैं, और ये भी बताना है कि आपने जब दोबारा विज़िट करते हैं नेक्स्ट फॉलोअप के लिए, तो आपने ये स्लिप अपने पास अपने साथ लेके आना है। सिंपल। अच्छा, से गुड बाय विद स्माइलिंग एंड विश हिम हाउ फॉर रिकवरी। मतलब उसको गुड बाय कहना है स्माइलिंग के साथ, ताकि वो खुश रहे और वो अपने केयर के लिए, रिकवरी के लिए आपने उसको स्माइल करे, ताकि वो ख़ुद को आगे जाके रिकवर करके आप ठीक हो चुके हो। इस वजह से हम स्माइल देते हैं कि पेशेंट को फील हो कि मैं ठीक हो चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पेशेंट डिस्चार्ज। अब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट द पेशेंट। पहले क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना होता है, फिर ऑर्गेनाइज करना होता है। सही। क्योंकि ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो डिस्चार्ज कर रहा होता है कि मैंने किस तरह डेटा कलेक्ट करना होगा, फिर उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज जो है वो आपको पता होगा कि किस तरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को सीक्वेंस में लेके आना, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल इज़ दैट। प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द डिस्चार्ज। प्लान करना है पहले, फिर उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। सही। पेशेंट को बताना है कि अब आपका डिस्चार्ज है तो आपको किस तरह रेडी होना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या ड्यूज़ है, ईच एंड एवरीथिंग, मेडिकेशन, कैनोलेशन, सही, ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, हेल्थ काउंसलिंग एंड टीचिंग अबाउट द नीड्स। अपने हेल्थ काउंसलिंग करनी है, मतलब उनको डिस्चार्ज के टाइम किसी चीज़ की नीड्स तो नहीं है। सही। जैसे लेट सपोज अगर वो पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सीजन की नीड्स तो नहीं है, या इस तरह केयर है, घर में वुंड के साथ जा रहे हैं तो वुंड के अकॉर्डिंगली कोई केयर की नीड्स है, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, काउंसलिंग करनी होती है। अच्छा, इन्फॉर्म अबाउट द डाइट एंड रिफ़र फॉर द नेक्स्ट विजिट। सही। डाइट के अकॉर्डिंगली भी आपने इन्फॉर्म करना है, नेक्स्ट विजिट के बारे में भी आपने बताना होता है जो नेक्स्ट फॉलोअप है। प्रोवाइड द टीचिंग अबाउट द सेल्फ केयर एट होम इंक्लूड। सेल्फ केयर जो होता है पेशेंट का, जो घर में सेल्फ केयर के बारे में बताना है कि किस तरह आपने केयर देनी है, जैसे कि लेट सपोज मेडिकेशन के बारे में, प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती है कि किस तरह पेशेंट घर में ख़ुद का केयर करे, ख़ुद का ख्याल रखे। अच्छा, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द पेशेंट रिकॉर्ड एंड द डिस्चार्ज समरी। सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने बताया, जो आपने किया है, सबको आप डॉक्यूमेंट करें कि आपके पास एविडेंस हो कि मैंने एट अ टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो है हमने ये सारी चीज़ें पेशेंट को मेक श्योर की थी। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट, पेशेंट डिस्चार्ज टीचिंग। अब पेशेंट क्या करता है कि डिस्चार्ज टीचिंग करता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट जो है वो पेशेंट या जो नर्स है वो इज़ लाइक
नर्स जो है वो हमारे पास टीचर भी होता है, कम्युनिकेटर भी होता है। जो नर्स को हम टीचर कहते हैं, तो इस वजह से वो क्या करता है, टीचिंग भी दे रहा होता है। तो डिस्चार्ज टीचिंग जो है वो क्या है पेशेंट के लिए, वो ये है कि पेशेंट डिस्चार्ज टीचिंग इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज टू इंश्योर अ सेफ एंड सक्सेसफुली transition from the hospital to home or another care setting. Discharge teaching include, अब ये क्या है कि पेशेंट को सेव करना होता है कि पेशेंट अगर लेट सपोज डिस्चार्ज हो रहा है या कहीं और हॉस्पिटल में जा रहा होता है, तो इससे क्या होता है कि पेशेंट सक्सेसफुली उसकी ट्रांजिशन हो सके, सही है। और उनको ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर सके सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास क्या है टीचिंग होती है। लेकिन वो टीचिंग जो है वो इंक्लूड होती है किस चीज़ों पे, जैसे कि लेट सपोज हम मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं, सही, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, सही, दूसरा डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, सिंपल वर्ड है, एक्टिविटी एंड मोबिलिटी के बारे में बताते हैं, सही है। तो ये सारे फॉलोअप केयर के बारे में बताते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताते हैं, कोई भी इमरजेंसी होती है रिटर्न मटेरियल के हवाले से बताते हैं। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे वो एलिमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को एट अ टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो है वो टीचिंग देते हैं, सही है। कि मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, मेडिकेशन किस तरह लेनी है, BD OD TD TID, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ मतलब किस तरह आपने केयर करनी है, किस तरह मतलब आपने वुंड केयर करवाना है, ये सारी चीज़ें। डाइट न्यूट्रिशन, कौन सा डाइट लेनी है, कौन सा नहीं लेनी, सही, जैसे डायबिटीज़ हो तो उसके लिए डाइट का प्लान करते हैं। एक्टिविटी मोबिलिटी, जैसे बेड रेस्ट है तो उसको मतलब अगर वुंड है या स्किन का कोई प्रेशर ऐसा बेड सॉर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कहते हैं कि थोड़ा मोबिलाइज होना है ताकि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट फॉलोअप के लिए हम बताते हैं कि आपने कब आना है, किस टाइम आना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्रोवाइड द रिटन डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग द मेडिकेशन शेड्यूल, केयर इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब अब ये सारे, क्योंकि पेशेंट के साथ कभी भी किसी भी इमरजेंसी हो सकती है, तो इसकी वजह से हमने क्या करना है, हमने हॉस्पिटल की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी देना है ताकि वो उसी टाइम कॉन्टैक्ट कर सके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, ताकि उसको देख सकें। सिंपल इज़ दैट। तो ये सारे क्या है, ये टीचिंग प्लान होती है, टीचिंग होती है पेशेंट को एट अ टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्ज, सही। अच्छा, यहाँ पे है अब रोल नर्स इन द प्रिपेयरिंग पेशेंट एंड द फैमिली फॉर डिस्चार्ज। क्या रोल होगा पेशेंट का, जो नर्स का, जो पेशेंट को प्रिपेयर करे डिस्चार्ज के लिए, पेशेंट को और उसकी फैमिली के लिए डिस्चार्ज के लिए क्या रोल हो सकता है। तो द डिस्चार्ज प्लानिंग नर्स सर्व एज द कनेक्शन बिटवीन इन पेशेंट केयर एंड फॉलो अप फॉर द आउट पेशेंट केयर। अब ये याद रखिए कि हमारे पास इन पेशेंट और आउट पेशेंट क्या होते हैं। इन पेशेंट वो होते हैं जो पेशेंट एडमिट होते हैं, सही है। जो एडमिट होते हैं वो इन पेशेंट होते हैं, जो मतलब जो पेशेंट एडमिट नहीं होते, जो विजिट के लिए आ रहे होते हैं, यानी कि प्रोसीजर के लिए आ रहे होते हैं, कोई टेस्ट के लिए आ रहे होते हैं, जो कोई फॉलोअप के लिए आ रहे होते हैं, OPD में आ रहे होते हैं, तो वो सारे पेशेंट हमारे पास कोई मेडिकेशन के लिए आ रहे होते हैं। तो ये सारे पेशेंट हमारे पास क्या है, आउट पेशेंट है, मतलब एडमिट नहीं होते लेकिन जस्ट फॉर प्रोसीजर्स या किसी भी मेडिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउट पेशेंट कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, इनके साथ इनको देखना होता है, इनको सर्व करना होता है। अच्छा, दूसरा एविडेंस शो दैट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एंड द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एडमिशन, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज पेशेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये आपने देखना है, सही, एविडेंस शो करता है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब तक आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये समझे कि नर्स क्या है, नर्स हमारे पास कम्युनिकेटर है, सही है। तो नर्स अगर कम्युनिकेटर है तो नर्स को फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि वो क्या करे, ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग एडमिशन या डिस्चार्ज के टाइम आपने क्या करना है, उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा, उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, सही, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है उसके हेल्थ को। तो इस वजह से आपको क्या करना है, वो एविडेंस जो है शो करता है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, दे हेल्प टू मेक श्योर दैट द पेशेंट एंड देयर फैमिली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट व्हाट टू डू आफ्टर डिस्चार्ज, ताकि पेशेंट को पता चले कि हम डिस्चार्ज हो चुके हैं, अब डिस्चार्ज के बाद हमें क्या करना चाहिए, सही है। तो ये सारी चीज़ें किससे आएगी, ये हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे आएगी, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को हमने इस तरह कम्युनिकेट करना है ताकि वो डिस्चार्ज के बाद उसको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें फर्दर क्या करना चाहिए, सही। दूसरा ये है कि दे आर क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रॉपर पेशेंट केयर। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है जो हम पेशेंट की काउंसलिंग, टीचिंग
ये सारी चीज़ें जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही पेशेंट की हेल्थ को आगे लेके जा रहा होता है। किस तरह हेल्थ को प्रमोट करना है, किस तरह हेल्थ के जो है आउटकम को इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस पे ज़्यादा ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। जिस तरह हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रही होती। जिस तरह लेट सपोज अगर किसी पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे और मेडिसिन के बारे में अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, सही बस जा रहे कह रहे कि बस ये आपके पास जो मेडिकेशन समरी है ये देख लो और दैट्स इनफ। नो, आपने उस मेडिकेशन के हवाले से बताना है ताकि घर जाके उनको ये मेक श्योर हो कि हमने अब क्या करना होता है, वो थोड़े कंफ्यूज ना हो। सही, तो इस वजह से क्योंकि फिर ब्लेंडर भी हो सकता है और मेडिकेशन के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से उस वो पेशेंट की सेफ्टी भी मेक श्योर करे और उनको देखे, क्योंकि ये उसकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा होता है ये सारी चीज़ें। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास है इमोशनल रिस्पांस टू द हॉस्पिटलाइजेशन। अब हॉस्पिटलाइजेशन जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको कुछ इमोशनल रिस्पांस भी होते हैं। सही, जैसे कि अगर फाइनेंशियल बर्डन है हॉस्पिटल की तरफ से कुछ हॉस्पिटलाइज स्ट्रेसर्स भी होते हैं, सही, जो उसकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर देते हैं। जैसे लेट सपोज अगर फाइनेंशियल बर्डन है, सही, बिलिंग का ज़्यादा होना या ज़्यादा लॉन्ग स्टे करना, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन उनको होगा, ये उनके इमोशनल रिस्पॉन्स है। अच्छा, लेक ऑफ केयर टेकर, ऐसा फील होता है कि लेक ऑफ केयर है, केयर सही नहीं हो रहा, प्रॉपर केयर नहीं है। सही, दूसरा डिक्रीज पेन थ्रेशोल्ड, पेन थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। सही, दूसरा है अगर हम सेपरेशन एंजाइटी इन द चिल्ड्रन स्ट्रेस, सेपरेशन एंजाइटी चिल्ड्रन मतलब बच्चों से, अगर वो कोई भी पेरेंट्स है अगर वो बच्चों से मतलब सेपरेट है, तो इस वजह से भी उनको क्या है कि उनको थोड़ी एंजाइटी होती है। और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मोस्टली हॉस्पिटल से भी हो सकता है। जैसे अगर स्ट्रेसर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसर होते हैं जो स्ट्रेस काज करती है, तो उनकी वजह से उनको स्ट्रेस हो सकता है। थ्रीट टू बॉडी इमेज, मतलब उनको लग सकता है कि हमारी बॉडी को जो है वो इस तरह की नुकसान हो सकता है, कोई भी मतलब बॉडी ख़राब हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनको इनके बारे में भी थोड़ा वो रिस्पॉन्स करता है, ये इमोशन रिस्पॉन्स है। अच्छा, सुपरस्टिशंस रिगार्डिंग द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, सुपरस्टिशंस क्या होता है? सुपरस्टिशंस हमारे पास सुपरस्टिशन की जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़, मगर लेट सपोज अगर हम हॉस्पिटल में, जैसे उनकी अपनी एक सोच होती है ना कि उनको ये लगता है कि जैसे कि लेट सपोज हॉस्पिटल जाने से ये बीमारी हो सकती है, सही है, तो उनको ऐसा लग रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम करते हैं तो पहले यही कहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि इस टाइम ये काम करे और ये अच्छा ना हो। तो इस तरह की मतलब उनको चीज़ें आती है सामने कि हॉस्पिटल की वजह से भी जो है ये हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जो इन्वायरमेंट है, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट की वजह से भी ये सुपरस्टिशंस होती है कि हॉस्पिटल की वजह से मैं बीमार हो गया, सही है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट की वजह से मैं बीमार हो गया। तो इस तरह के ख्यालात जो है जो गैर मामूली होते हैं, सही, वो भी आते हैं सामने। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पेशेंट बीइंग हॉस्पिटलाइज, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनको डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेबिलिटी होती है, मतलब वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं डिजीज़ प्रोसेस की वजह से, सही है, और इतने ज़्यादा मतलब उनको इरिटेबिलिटी भी होती है, मतलब क्योंकि डिजीज़ होता है और पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज होता है, तो इस वजह से घर की तरह इन्वायरमेंट नहीं होता, तो वो थोड़ा सा वो चीज़ें इसको इरिटेट करती है। स्ट्रेंज एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, सही चीज़ों से, तो इस वजह से उसको हम कह सकते हैं कि उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ से एंजाइटी हो सकती है, मतलब फैमिली की वजह से या कोई और हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की वजह से या नॉइस की वजह से या बार बार विजिट की वजह से, तो ये सारी चीज़ें होती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ द रूटीन, मतलब उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि लेट सपोज अगर वो इस तरह घर में रहती है तो हॉस्पिटल में उस तरह नहीं रह सकती, क्योंकि हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, डॉक्टर राउंड्स होते हैं, विजिट्स होते हैं, मेडिकेशन का टाइम होता है, सही मील का टाइम होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इनेबिलिटी टू रिस्पॉन्स एक्टिवली, मतलब वो एक्टिवली जो है वो चीज़ों को इतने एबल नहीं हो सकता कि वो रिस्पॉन्स करे, क्योंकि डिजीज़ प्रोसेस हो सकता है या मेडिकेशन यूज़ करता है, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है, तो एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता और एक्टिवली रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता ड्यू टू डिजीज़ प्रोसेस। अच्छा, फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब उनको लगता है कि मैं मतलब
फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल होता है कि मैं अब कुछ नहीं रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस बीमार हो गई, तो फियर ऑफ लॉस होता है कि मेरा सेहत चला गया, सही है, मुझे ये हो गया, तो इस तरह की चीज़ें वो सोचता है। डिपेंडेंट एंड इमोबिलिटी, मतलब वो लगता है कि अब तो मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ दूसरे लोगों पे, अब मैं खुद से खाना नहीं खा सकती, मैं खुद से मतलब वॉशरूम नहीं जा सकती, तो ये सारी चीज़ें वो सोच रही है, डिपेंडेंट होती है, मतलब ये उनकी रिएक्शंस होती है। इरिटेबिलिटी एंड क्राइंग, मतलब वो ज़्यादातर इरिटेबल होता है और ज़्यादातर क्राइंग करता है, चीखता है, सही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मोस्टली ये नॉर्मल रिएक्शंस है और ये बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट होते हैं उनके साथ ये होती है। तो अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास रेफरेंसेस है और इस ये जो पीपीटी है ये हमारे पास कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के बाद दूसरे यूनिट की वीडियो में बना के यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाउ की पीपीटी है और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो काइंडली इस वीडियो को एक बार देखें और आने वाली तमाम वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।